हेलो दोस्तों, आपने पीछे के तो सारे पेपर देख लिए होंगे। आज सबसे लेटेस्ट हम 2023 वाला टीजीटी हिंदी का पेपर डाल रहे हैं। इसको सबसे लास्ट में डालने का तो मेरा यही उद्देश्य था कि एक तो आप पीछे के सारे अच्छे से देख लो, और दूसरा ये है कि जी ये इस पे सारे पीडीएफ में ना निशान लगे हुए थे। तो मैं सोच रही थी पता नहीं आप क्या कमेंट करोगे, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो पढ़ना सबसे ज़रूरी है, तो इसलिए मैं अब ये डाल रही हूँ। इसके बाद 2017 का और डाल दूंगी, फिर पिछले 7 सालों के टीजीटी के कंप्लीट हो जाएंगे और फिर मैं पीजीटी के डालने शुरू कर दूंगी। तो सबसे पहले हम 91 का अपना देखते हैं। 7 जून 1955 को गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जिस पे ये निशान भी ठीक ही लगा, ये थे जी श्री बाल गंगाधर खेर। अगला हम देखेंगे, कवि एवं तार सप्तक के संबंध में कौन सा असंगत है? तो नेमी चंद्र जैन। ये तार सप्तक की है ना, मैं एक शॉर्ट कर करके वीडियो डाल दूंगी तार सप्तक के साथ, एक में, फिर दूसरा के, फिर तीसरा के, फिर चौथा के, और इनका समय सीमा भी याद रखने के लिए। ये केदार नाथ सिंह है ना, ये चौथे सप्तक के नहीं है। 92 का ये गलत हो जाएगा। अगला है जी 93 का, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोह करे बोअन से देन कहीं नट जाए। तो इसमें किस प्रकार का अनुभाव है ये पूछा है। तो इसमें जी वाचिक अनुभाव है 93 में। ठीक है। आगे 94 में, मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। 94 में हम देखेंगे तो ये वीर रस की पंक्तियां हैं। ये अर्जुन के बेटा था ना अभिमन्यु, उनकी पंक्तियां हैं कि मुझे सुकुमार मत समझो। तो इसमें वीर रस है। अब ये 95 में देखेंगे, समासिक पदों की दृष्टि से सुमेलित नहीं हो बताना। तो ऋषिकेश क्या होता है? जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया हो ना, उसके लिए एक शब्द है, तो ये बहुव्रीहि है। तो अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण कर लिया हो तो ये विष्णु भगवान के लिए आता है। अगला हम देखेंगे इसमें मंदाग्नि। ये इसमें जो है संगत है। मंदाग्नि होती है जिसकी जो पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, तो ये उसका होगा, जिसकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। तत्पुरुष समास नहीं होगा। और आगे उचिता अनुचित, इसमें तो द्वंद्व समास है ही, और अनुरूप में अव्ययी भाव समास है। अब हम 96 देखेंगे। ये उससे आ गया ये क्या बोलते हैं, पेडागोजी से। निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है। तो समस्या का पहचान तो करना होता है, समस्या को परिभाषित करना और इसकी सीमाएं तय करना भी होता है, और समस्या के कारणों को विश्लेषित करना भी होता है। लेकिन इसमें है ना क्रियात्मक अनुसंधान, ये फोर्थ वाला इसमें असंगत है 96 में, क्योंकि इसमें ये क्या क्या प्रक्रिया होती है, समस्या की पहचान करना, उसके कारणों का विश्लेषण करना, क्रियात्मक परिकल्पना की रचना करना, ये सब होते हैं इसमें। अब हम देखेंगे अगला 97 का, जयशंकर प्रसाद की कृतित्व के संबंध में अनुचित विकल्प बताना है। तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम शीर्षक से प्रकाशित हुई। हाँ जी बिल्कुल हुई, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इनकी प्रथम कहानी ग्राम से प्रकाशित हुई थी। इनकी आंसू रचना वीरानुभूति के उत्कृष्ट काव्य, ये बात भी ठीक है। और झरना को नंद दुलारी वाजपेयी ने छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना, ये बात भी ठीक है। लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनकी कमाईने के विषय में ऐसी कोई बात नहीं कही थी, तो इसमें यही असंगत हो जाएगा, डी वाला ही। निम्न में से कौन सा उद्देश्य लेखन कौशल का नहीं है? तो लेखन कौशल का तो देखो, लिपि, शब्द, मुहावरों आदि का ज्ञान होना, ये तो लेखन कौशल का उद्देश्य है। और बालकों को सुंदर, स्पष्ट और सुडौल अक्षर लिखने में निपुण बनाना भी है, और बालकों को वाक्य रचना के नियम बताना भी है। लेकिन बच्चों की रुचि के अनुसार छोटे छोटे गीत सुनाना, ये तो उसका हो जाएगा ना, श्रवण कौशल का। तो यही इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम देखेंगे 99। इसमें से वर्णों के उच्चारण स्थल के संबंध में असंगत कथन बताना है। तो ये इसको याद करने के लिए एक ट्रिक होती है, इचू या सी, ये तालु से बोले जाते हैं, कंठ से नहीं होते।
तो ये ई चू यस ऐसे करके आप याद कर सकते हो। श इसमें जो सलजम होता है वो, तो ये एक तो पूरा च वर्ग और एक ई और य और श, ये सारे तालु से बोले जाने वाले हैं, तो ये इसमें असंगत हो जाएगा। 100 नंबर में हम देखेंगे आचार्य विश्वनाथ के मत में रस की विशेषता नहीं है। तो आचार्य विश्वनाथ के अकॉर्डिंग है ना, रस सत्व दीर्घ में ये है और रस अखंड भी है, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण भी है, लेकिन रस ब्रह्मानंद है, ये आचार्य विश्वनाथ के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे 101 में प्रदत्त विकल्पों में से हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं। तो प्रथम इतिहासकार गार्सा दा तासी, इन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा था और 2 भागों में प्रकाशन हुआ था उसका, एक 1839 में और एक शायद 1843 में। इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नाम से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। 102 में हम देखेंगे निम्न में से एक सर्वय सहायक सामग्री नहीं है। तो सर्वय सहायक सामग्री वो होती है जिनसे हम सुनते हैं, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगुआ फोन, लेकिन ये टेलीविजन है ना, ये तो दृश्य सर्वय दोनों प्रकार की हो गई, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देवनागरी के संबंध में असत्य विकल्प चुनना है। तो देवनागरी के उच्चारण के प्रयोग में समानता होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है, और इसका प्रथम प्रयोग ये जयभट्ट के शिलालेखों में मिला, ये भी ठीक है, और आरंभ में इस पे सिरोरेखा नहीं लगाई जाती थी, ये बात भी ठीक है इसकी। लेकिन इसका है ना, ये ऑप्शन नंबर बी की इस लिपि का विकास उत्तर भारत में हुआ, ऐसा नहीं है, इसका विकास दक्षिण भारत में हुआ था पहले, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 104 हम देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र के मत में रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ। तो डॉक्टर नगेंद्र ने है ना कृपाराम की तरंगिणी को मानना है आरंभिक ग्रंथ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। निम्न में से नरेंद्र देव समिति का संबंध है। तो इस नरेंद्र देव समिति का संबंध है ना, ये नागरी लिपि में सुधार सुझाव से है। मौन पठन का उद्देश्य है। तो ये छात्रों के चिंतन एवं तर्क वितर्क शक्ति का विकास करना। मौन पठन होता, हम चुपचाप जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, तो इससे चिंतन और तर्क वितर्क की शक्ति का तो विकास होता ही है, और इससे पढ़ने में तीव्रता भी आती है, गति बढ़ती है, और परिचित शब्दावली का सक्रिय रूप भी होता है। ये सारे के सारे हो जाएंगे, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। देखो जी, कोई भी ये कमेंट मत करना कि पूरी पीडीएफ में निशान लगे हुए हैं, इसीलिए मैं इसको नहीं डाल रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लेटेस्ट तो यही है, ये तो सबसे ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में डाला है। लेकिन अगर आप कहोगे तो 2017 का भी डाल दूंगी। निम्न में से कौन सा कथन अनुचित है? तो बुंदेली बोली को कोसली के नाम से जाना जाता है, ये जी बिल्कुल असंगत है। बुंदेली तो बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, ये तो एमपी में बोली जाती है, और कोसली एक अलग से बोली होगी, ये यूपी में बोली जाती है, तो इन दोनों का एक नाम कैसे हो सकता है? ये तो 2 अलग अलग क्षेत्रों की भाषा हो गई। भारतीय न्यूयुगीन साहित्यकारों के संबंध में अनुचित कथन बताना है। तो इसमें है ना, ये तो ठीक है पहला तो, कि इस युग के सबसे समर्थ निबंधकार, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला ना कि इसके निबंधकार भट्ट साहब हैं। तो एक तो ये भट्ट और एक और था, इनमें तो कौन सा था? 2 थे फेमस निबंधकार। और आचार्य ये ठाकुर जगमोहन इस युग के सर्वश्रेष्ठ प्रकृति प्रेमी है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रताप नारायण मिश्र के संपादकत्व में हिंदी प्रदीप पत्रिका का सब प्रकाशन हुआ था। ये प्रदीप पत्रिका का तो हुआ था, ये प्रदीप का, हिंदी प्रदीप पत्रिका का, लेकिन वो हिंदी भाषा हिंदी का नहीं हुआ था, ब्रज में छपती थी वो प्रदीप पत्रिका, जिसका प्रताप नारायण मिश्र ने संपादन किया था। तो यही असंगत है। और नव भगत माल के रचयिता राधाचरण गोस्वामी, ये कथन भी सत्य है। 109 में देखेंगे नादान दोस्त कहानी में केशव की बहन का नाम। तो ये 6ठी क्लास की एनसीईआरटी में है, प्रेमचंद की लिखी हुई नादान दोस्त। तो इसमें है ना, लड़की का उसका नाम श्यामा था, केशव लड़के का केशव था और उनका श्यामा था। उनके घर में कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे, उस कहानी से आया नादान दोस्त। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में वर्णित है?
तो ये है ना अनुच्छेद 343 में है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है। पाठ्यक्रम में देखो शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला हो, ये तो बिल्कुल इसकी है। और पाठ्यक्रम उस सत्र के छात्रों के लिए ग्राह्य हो, हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आप 10वीं के बच्चों को छठी का सिलेबस पढ़ाओगे और छठी के बच्चों को 10वीं का, तो ये उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। पाठ्यक्रम सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में सक्षम हो, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में बिल्कुल रखना चाहिए, ना रखा जाए, ये यहाँ पे असंगत हो जाएगी बात, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है, तो हिंदी भाषा का प्रसार करना, वृद्धि करना और उसका विकास करना, ये है ना अनुच्छेद 351 में है इसका वर्णन। 113 को हम देख लेते हैं अब। वह चिड़िया जो कविता में कवि ने चिड़िया की कौन सी विशेषता बताई है, कौन सी विशेषता नहीं बताई है। तो देखो ये छठी क्लास की है, केदारनाथ अग्रवाल की, कि वह चिड़िया जो कविता है, तो इसमें उसको अन्न से प्यार है, ये बात तो है। वो दूध भरे झुंड के दाने खुशी होके खा लेती है, नदी के जल को पीती है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, ऐसी लाइनें है इसमें। और इसमें है कि चिड़िया को विजन से बहुत प्यार है, तो विजन होता है जंगल, तो वहां पे वो उदास कैसे रह सकती है। उसको तो एकांत में बूढ़े बन बाबा को वो गाना सुनाती है और एकांत में रहना, एकांत में उदास रहती है, ये बात उसमें नहीं आई। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ये 9th से लिया, सवैया लिया ये रस खान का, कि मानुस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। तो जहाँ पे है ना ये इतना अच्छे से गाने लायक जो पंक्तियां होती है ना, वहाँ किरीट सवैया होता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। छायावाद के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता ये इन्होंने दे दिया रूपनारायण पांडे, यही बात असत्य है। छायावाद का प्रथम प्रयोग मुकुट त्रिपांडे ने किया था। बाकी की सारी बातें इन्होंने ठीक लिखी हैं कि छायावाद काव्य में अपनी लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता और प्रकृति का चैतन्यीकरण के लिए प्रसिद्ध है। रामविलास शर्मा ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज, औदार्य और विद्रोह का कवि कहा। रामविलास शर्मा ने इनकी वो भी लिखी है, निराला की साहित्य साधना, एक पुस्तक लिखी है इनके जीवन पर, तो उसमें ये बात कही है उसने। और सुमित्रानंद पंत की प्रथम कविता गिरजे का घंटा से प्रकाशित हुई इस शीर्षक से, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। शब्द प्रकृति 116 को देखेंगे। शब्द प्रकृति की दृष्टि से कौन सा युगम असंगत है। तो और तो सारे सही हैं कि छाया तत्सम शब्द है और हमेशा ये विदेशज है और बीएड देशज शब्द है, लेकिन उलूक है ना ये तो संस्कृत का शब्द है, तो ये तत्सम है, यहाँ पे तद्भव दिया, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 117 देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त की जो साकेत रचना है ना, उसके बारे में कौन सी बात अनुचित कही गई है वो बताना है। तो साकेत रामचरितमानस के बाद दूसरा बड़ा महाकाव्य है, ये तो बात ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साकेत के 9वें और 10वें सर्ग में उर्मिला के वियोग का वर्णन है। हाँ उन्होंने यही लिखी थी, जैसे उन्होंने देखा कि सब रामायण के सारे पात्रों की, कोई सीता की, कोई राम के बारे में तो सब लिख रहा है, लेकिन उर्मिला के विरह के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने बाकियों की भी लिखी है, जैसे महात्मा बुद्ध की पत्नी है यशोधरा, उनके लिए उन्होंने यशोधरा लिखा है। और चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है क्या नाम है उनका, विष्णु प्रिया, हाँ उनके लिए भी लिखा है। तो उन्होंने सारी जो ऐसी ऐसी जिनके ऊपर नहीं ध्यान दिया जा रहा था ना, जैसे महात्मा बुद्ध के ऊपर सब लिख देते, उनकी पत्नी पे किसी ने नहीं लिखा। और चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी, उनकी पत्नी के बारे में विष्णु प्रिया नाम से लिखा है। लेकिन ये है ना कि गुप्त जी को साकेत रचना लिखने की प्रेरणा हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है, ये इसमें असंगत है। ऐसी कोई वो नहीं थी रचना जिससे हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जिससे उनको ये मिली हो प्रेरणा। आगे हम देखेंगे 119 अपना 119वां प्रश्न।
ये प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी पुस्तक, तो ये इन्हीं की है, हैरोल्ड ई पामर की है। 120 को देखेंगे, रचना और रचनाकार के संबंध में असंगत युग्म बताना है। तो ये यहाँ पे ये भी गलत लिखा है, नागार्जुन की नहीं है। युगधारा नागार्जुन की है, युग की गंगा ये केदारनाथ अग्रवाल की है, और वाणी की ये अजय खंडर रांगेराव का है। लेकिन 120 में ये है ना, वाणी की वह था, ये वाणी की वह था, तो जी ये त्रिलोचन शास्त्री की नहीं है, ये शिवमंगल सिंह सुमन की है। ये यहाँ नागार्जुन देख के आप नागार्जुन मत कर लेना, ये शिवमंगल सुमन की रचना है। 121 में हम देखेंगे, काव्य स्वभाव कर्तारो धर्मा गुणा। ये जो दिया ना काव्य के बारे में, काव्य की परिभाषा, ये आचार्य वामन की है। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसमें इन्होंने पूछा था कौन से आचार्य के, तो वामन ने दिया है ये। अब लोकगीत है 6th क्लास में ये शायद, तो इसमें भोजपुरी के किस लोकगीत का उल्लेख किया गया है, तो इसमें विदेशिया का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। विभिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हो गया कि देखना चाहिए बच्चों के अकॉर्डिंग कौन कैसा किस प्रकार से सीख रहा है, तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हो गया। प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, तो देखो कृतिका प्लस एक कार्तिकेय ठीक है, और ये भी ठीक है, संस्कृति प्लस आयन सांस्कृत्यायन, और विदेह प्लस वैदेह ये भी ठीक है। लेकिन ये है ना, ये नोखा प्लस इला नहीं होता है, नोक प्लस इला होता है, तो इसमें यही असंगत है। यहाँ पे मूल शब्द नोक होता है। 125 हम देखेंगे, किस विकल्प के शब्दों में एकाधिक उपसर्ग हुआ है, तो अध्यारोप, इसमें एक से अधिक उपसर्ग हुए। इसमें अध्या भी हो सकता है और आ भी हो सकता है, तो इसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ। 1 मिनट, 125 का मैं कंफर्म करके बताती हूँ इसमें कौन कौन से 2 उपसर्ग हुए हैं। एक तो अधि और आरोप से मिलके बना है, और एक इसमें आ उपसर्ग भी है, ठीक बोला था मैंने, ऐसा ही है। अनुचित विकल्प का चयन करें, तो 2 आ के विषम चरणों में 13 मात्रा होती हैं, और सम में 11-13 पे होता है, ये ठीक है। 126 का 126 में देखो, अरिगीतिका छंद में, अरिगीतिका में 26 नहीं 28 मात्रा होती है, इसमें शायद बी वाला ही असंगत है मेरे ख्याल से, तो इसमें बी वाला असंगत है। और रोला अर्ध समात्रिक छंद है, इसमें हाँ इसमें क्या होती है 11-13 पे होती है रोला में, ये भी ठीक है। और कवित में 31 वर्ण होते हैं, ये भी ठीक है, बी वाला एक असंगत है। आगे देखते हैं 127 नंबर, काव्य गुण के संबंध में असत्य बताना है। तो ओज गुण में श्रृंगार, करुण और शांत रस होते हैं, नहीं जी, ओज गुण में तो वीर रस होता है, वीरता का वर्णन होता है, उसमें करुण रस शांत रस ये कहाँ से होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी के जो दिए ना, आचार्य भर्तमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, ये ठीक है। और माधुर्य गुण में संयुक्ताक्षर और लंबे समासिक पदों का अभाव होता है, ये बात भी ठीक है। ये गुण 3 प्रकार के होते हैं ना, माधुर्य गुण, ओज गुण, और ये जो नीचे वाला सरलता, सर्वजन सुलभता तथा सग्राह्यता प्रसाद गुण के उदाहरण, मुख्य विशेषता, ये भी ठीक है। तो इसमें यही नहीं है, ओज गुण में तो वीर रस होगा। 128 देखेंगे, लटकी लटकी लटकटू, ये श्रुति कटु तब दोष है, इसका यही हो जाएगा। देखो सुनने में भी बोलने में भी कितना कटु सा लग रहा है ये, तो यही है इसका। अष्टछाप के कवियों के बारे में असंगत बताना, तो अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास कनिष्ठ कवि थे, कनिष्ठ नहीं थे जी, वरिष्ठ थे ये कुंभन दास। ये बल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे ना, उनमें थे। सकपक में मैंने कल बताया था ना, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास।
तो ये कनिष्ठ नहीं थे, यही इसमें असंगत दिया। बाकी के नीचे वाले तीनों आप पोज करके पढ़ लिया करो, क्योंकि अगली बार यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये इसमें ये सारी बातें तो संगत है, ये असंगत तो हमने देख ही लिया। अलंकार के संबंध में असंगत युग्म बताना है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, एक एक को देखेंगे, क्योंकि ठीक है वो तो आप खुद ही देख लोगे, जिसमें गलती है वो देख लो। इसमें यमक अलंकार नहीं है। यमक अलंकार में क्या होता, एक शब्द दो बार आएगा, जैसे कनक जो धतूरे और सोने के लिए आता है ना, कनक कनक ते सो गुणी मादकता दिखाई, वह खाए बोराई नर वह पाए बोराई। तो इसमें ऐसे दो शब्द कोई आया ही नहीं, तो कैसे हो सकता है यहाँ पे। बिसल देव रासों में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। उन्होंने इसे वीर रस का नहीं माना था, श्रृंगार रस का ज्यादा माना था। और बिसल देव रासों किसकी रचना, नरपति नालय की है। अब हम देखेंगे अपना 132 का। प्रदत्त कथनों में कौन सा तुलसीदास के संबंध में असंगत है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ऐसा कोई कथन नहीं कहा था, यही असंगत है। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें समन्वयकारी कवि कहा था, और बच्चन सिंह ने कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है। तो ये गोस्वामी का प्रतिरोधात्मक, गोस्वामी यानी तुलसीदास गोस्वामी। तो हो सकता है अगली बार ये गोस्वामी के बारे में पूछी जाए कि गोस्वामी का प्रतिरोधात्मक ये किसने बताया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, ऐसा कहा था। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन ही असंगत था। आगे हम देखेंगे 133 नंबर में, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये डी वाला ये असंगत है इसमें, कि संत कवियों में रजवदास सबसे अधिक शिक्षित थे। सुंदरदास से थे सबसे अधिक शिक्षित, रजवदास नहीं थे। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये एक तिनका कविता है ना, इनके कवि का ये किस कवि की है वो बतानी है। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद की है, एक कविता है ये एक तिनका, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तिनका ये बहुत है आदमी के घमंड को तोड़ने के लिए। तो वो एक तिनका उनकी आंख में गिर जाता है और फिर उनको बहुत पीड़ा होती है, वो वाली कविता है ये। और इनका एक सबसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद की रचना है। और उसका पुराना नाम भी पूछा जाता है, तो ब्रजांगना विलाप नाम से पहले छपी थी, बाद में उसका नाम प्रिय प्रवास हुआ। और इसीलिए इनको आधुनिक युग का सूरदास कहा जाता है, क्योंकि उसमें राधा कृष्ण की कहानी का ही वर्णन है। तो वो ये चीज आप याद रखोगे साथ साथ। असंगत युगम चुनना है इसमें। तो ये नाटक दिए हैं, तो उपेंद्र नाथ हस्क का तो अंजो दीदी है, और धर्मवीर भारती का ये अंधा युग है। ये अंधा युग का ही प्रश्न पूछा जाता है। ये आधुनिक, ये कुरुक्षेत्र की कहानी को आधुनिकता की तरह से लिया गया वो है। और लक्ष्मी नारायण का अंधा कुआं, लेकिन आषाढ़ का एक दिन बहुत बढ़िया नाटक है, लेकिन ये मोहन राकेश का, निर्मल वर्मा का नहीं है। मोहन राकेश के 3 नाटक हैं बहुत बढ़िया बढ़िया से, एक तो आधे अधूरे, एक आषाढ़ का एक दिन, और एक इनकी कहानी है मलबे का मालिक, वो भी बहुत अच्छी है। आगे हम देखेंगे 136 नंबर, आदिकाल के नामकरण के संबंध में असंगत विकल्प चुनना है। तो बीज वपन काल ये देखते ही हम हजारी प्रसाद देखते ही सोचते हैं, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये इसमें असंगत है। बाकी संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा था, और चारण काल अकेला किसने कहा था, ग्रियर्सन ने। वीर काल इसको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था, और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। अब बताना वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध, तो ये ज्योत्सना और सुरपणखा यही शुद्ध लिखे गए, बाकी सब में अशुद्धियां। दवाइयां में ई के ऊपर ये मात्रा नहीं आती, ये बार बार पूछा जाता है। और आशीर्वाद भी बार बार पूछा जाता है, इसमें बड़ी की मात्रा आती है, कई बार इसको आशीर्वाद लिख के दे देते हैं। तो ये बाकी के शब्दों को देख लेना, ये अशुद्ध है। ये 7वीं क्लास से दे दिया रहीम के 2 से, तरवल फरने खाते
सर्वर पिए न पान, कई रहीम पर काजित, संपत्ति संचयी सुजान। तो सबसे पहले तो सर्वर आ जाएगा और फिर प्रकाश आ जाएगा। इसमें ये भरे जाएंगे कि सर्वर फल नहीं खात है, सर्वर पियत न पान, और फिर ये रहीम, तो फिर प्रकाजित। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ये भी 7वीं क्लास से दे दिया। स्वर्ण श्रृंखला, ये वो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उस कविता से लिया गया है। तो श्रवण श्रृंखला और लाल किरण मेरे खांकित शब्द है, तो एक गुणवाचक विशेषण है। ये एकदम ठीक है, इसमें गुणवाचक विशेषण होगा यहाँ पे। रीतिकाल के संबंध में अनुचित विकल्प बताना है। तो मतीराम कृत ललित ललाम छंद शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। छंदों का वर्णन तो इसमें जरूर किया, लेकिन छंद शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, यही इसमें असंगत है। 141 देखेंगे। चिड़िया की बच्ची कहानी में उद्धृत भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती, ये किसका कथन है? ये माधवदास का कथन है। ये चिड़िया की कहानी, चिड़िया की बच्ची, ये 6th क्लास से ली गई एनसीईआरटी से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य वर्गीकरण में कौन सा युग्म असंगत है? तो हो सकता है आज शाम को आए। यहाँ संकेतार्थक नहीं है, यहाँ संभावनार्थक वाक्य है, तो यही हो जाएगा। महाकवि जायसी कृत पद्मावत के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो बाकी के जो ऊपर वाले 3 दिए है ना, ये तो पद्मावत के बारे में कहा गया है, जायसी की जो पद्मावत है, लेकिन राम कुमार वर्मा ने ऐसी कोई उनके बारे में बात नहीं कही थी। अब है कहानीकार तथा कहानी के संबंध में असंगत बताना है। तो ये है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की 3 कहानियां, बुद्धू का कांटा, और एक है उसने कहा था, और एक कहानी और है इनकी। और ये भी ठीक है, संगत है। जैनेन्द्र कुमार की नीलम देश की राजकन्या। भगवती चरण वर्मा की मिठाई वाला, यही असंगत है। ये भगवती चरण वाजपेयी की है, क्लास 7th एनसीईआरटी से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक बल्लभाचार्य माने जाते हैं। नहीं, ये तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे, तो यही इसमें असंगत है। किस विकल्प में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है? 1.5 चावल की खिचड़ी, ये किसी के वश में न होना, ये असंगत है। 1.5 चावल की खिचड़ी है, अलग थलग रहना। प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का क्रम। तो सबसे पहले तो सेवा सदन आया था इनका हिंदी में, तो 1918 में, फिर ये आगे आए थे। इनके 12.5 उपन्यास हैं। एक शॉर्ट वीडियो में एक दिन डाल दूंगी प्रकाशन वर्ष के साथ ही। निम्न में से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, यही है इसमें। द्विकर्मक क्रिया में प्रथम अप्राणीवाचक तथा द्वितीय प्राणीवाचक होगा, ऐसा कोई रूल नहीं होता, यही है। हिमालय की बेटियां अध्याय में काका कालेकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा है? तो ये 7वीं क्लास की ली गई हिमालय की बेटियां, नागार्जुन की है, तो लोक माता का के पुकारा है। संसार पुस्तक है अध्याय मूलतः किस संग्रह से लिया गया है? तो ये पिता की पुत्री के नाम, ये इनकी रचना है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उन्होंने अपनी पुत्री के लिए लिखी थी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और आपको ये सारे प्रश्न कैसे लगे, मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ? क्या कोई सुधार की बात हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना। और आगे आपको टॉपिक वाइज भी कुछ पढ़ना हो तो वो आप लिख देना, तो मैं टॉपिक वाइज लेके आ जाऊंगी। अभी मैं पीजीटी के और सारे पेपर डाल दूंगी, वो आप देख लेना। लेकिन जब तक आपके कमेंट नहीं आएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है? तो जो भी देखते हो तो कमेंट ज़रूर कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।